Hello, my dear students. Today we are going to do the NCERT class 9th histories chapter, that is the Russian Revolution. It's the chapter 2nd of your history book. So I have made a flowchart for you so that you can learn easily. Everything is in this flowchart. Okay, complete the chapter. So we are going to do the Russian Revolution. तो सबसे पहले इस टॉपिक में क्या आता है? सबसे पहले आएगा इसमें लिबरल्स. यू नो व्हाट हु आर लिबरल्स? रेडिकल्स. ये यूरोपियन सोसाइटी के 3 ऐसी पार्ट्स थे, 3 लोग थे जो अपनी आइडियोलॉजी लेके घूमते थे और अपनी आइडियाज़ लोगों में फैलाते थे. ठीक है, तो रेडिकल्स कौन थे, कंजर्वेटिव्स कौन थे, एंड हु आर द लिबरल्स. हम ये तीनों के बारे में ही आज जानेंगे. लेट्स मूव. या सो हु वर लिबरल्स डियर? लिबरल्स वांटेड ग्रेजुअल चेंजेस इन द सोसाइटी. उन्हें क्या चाहिए थे? ग्रेजुअल चेंजेस. ओके स्टूडेंट्स. सो लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स, दे वांटेड ग्रेजुअल चेंजेस इन द सोसाइटी और हैड अ सेक्युलर अप्रोच. यानी कि उनका अपना अलग ही सेक्युलर अप्रोच, यानी कि सबके लिए समानता का भाव रखते थे वो. नेक्स्ट इज अपोज्ड अनकंट्रोल पावर ऑफ द रूलर. यानी कि वो डायनेस्टिक रूल जानते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा. क्या? दे अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ द रूलर. यानी कि जो डेंसिटी रूल था वो उसे अपोज करते थे. दे डोंट लाइक द डेंसिटी रूल. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट. नेक्स्ट वन इज सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट. तो वो क्या करना चाहते थे? टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट. फाइन. एंड नेक्स्ट इज गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर भी वो जो एक इंडिविजुअल यानी कि एक अकेले आदमी का भी जो राइट होता है वो उसे बचाना चाहते थे. ओके, यानी कि सबके राइट्स के बारे में बात करते थे. डिमांडेड इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. ठीक है, तो क्या चाहते थे? उनकी ये डिमांड थी कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट बने एंड यानी कि वो डेमोक्रेसी लाना चाहते थे. तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बड़े डेमोक्रेट्स हैं क्योंकि ये डेमोक्रेसी की जैसी बात कर रहे हैं, है ना. बट नॉट माय डियर, ये तो डेमोक्रेट्स थे ही नहीं, क्योंकि जो अगले 2 मैं आपको इनके फीचर्स बताऊंगी उसके बारे में तो सोच के आप डेमोक्रेसी के इनके ख्याल को भूल ही जाओगे. फाइन. सो व्हाट वर दीज? Did not believe in universal adult franchise. Now what's the universal adult franchise? It is the right to vote for every person. Okay, तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में कोई भी विश्वास नहीं रखते. दे डिडंट बिलीव इन दिस. सो अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये वुमेन्स को भी वोटिंग का राइट नहीं देते थे. चलो मैन को दे दिया, वुमेन को नहीं दिया, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है. लेकिन जैसे मैन को मिल रहा है राइट वोट करने का, तो उन्हीं मेंस को मिलता है जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, जो प्रॉपर्टी रखते हैं, अपनी प्रॉपर्टी होती है जिनके पास, उन मेंस को ही वोटिंग राइट होता है. और जो गरीब होते हैं, जो बिना प्रॉपर्टी वाले मेंस होते हैं, उनको तो मिलता ही नहीं है. और ना वुमेंस को मिलता है. वुमेंस तो कैसी भी हो उनको नहीं मिलता. ओके, नेक्स्ट इज, चलो हमने जान लिया. तो इसमें क्या होता है बच्चा, यहाँ तक तो हमें लग रहा था दैट दे वर डेमोक्रेट्स, बट नॉट, क्योंकि इनके लास्ट के 2 फीचर देखते ही हमें समझ गए. सो लेट्स मूव टू द रेडिकल्स. सो हु वर द रेडिकल्स डियर? वांटेड इंस्टेंट चेंजेस इन द सोसाइटी. तो ये कैसे सोच रखते थे कि तुरंत के तुरंत, अभी के अभी सोसाइटी में चेंज आना चाहिए. What kind of change they want?
They wanted the instant changes in the society. Next is the government should be based on the majority of the population. You know, गवर्नमेंट किस पे बेस्ड होनी चाहिए? मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन. ओके, मेजॉरिटी यानी कि वहाँ पे मेजॉरिटी किसकी थी? दे आर टॉकिंग अबाउट द रिलीजन. तो वहाँ पे मेजॉरिटी वाला एक रिलीजन था, दैट वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स. यू वो ना ऑर्थोडॉक्स? ऑर्थोडॉक्स इज कट्टर. रशियन, रूसी कट्टर क्रिश्चियनिटी. तो ये वाला चल रहा था. तो ये धर्म सबसे आगे था. और तो ये क्या चाहते थे कि गवर्नमेंट किस पे मिले? मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, वो गवर्नमेंट को चूज करे. ठीक है. नेक्स्ट द फेवर्ड वुमेन्स राइट. अब लिबरल्स और रेडिकल सेम नहीं है, क्योंकि ये चाहता है कि वुमेन्स को वोट ना मिले और ये चाहता है कि मिले. ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस हो गया ना. सही है. चलो नेक्स्ट इज oppose the privileges of the landowners and wealthy factory owners. इन्होंने किसके privileges, जो फ़ायदे मिलते रहते थे ना लैंड ओनर्स को और अमीर फैक्ट्री वालों को, फैक्ट्री के ओनर्स को, उनके जो प्रिविलेजेस उन्हें मिलते रहते थे उनको अपोज करते थे. कि ये नहीं चाहते थे कि उनको किसी भी तरीके का कोई भी प्रिविलेज, कोई भी फ़ायदा हो. और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ. कंसंट्रेशन क्या? यानी कि जो जितनी वेल्थ उसके पास है, एक अमीर के पास, उसको जितनी उसे ज़रूरत है उतनी तो उसको मिल जाए, कोई बात नहीं, हमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन एक गरीब को भूखा नहीं रहना है, एक गरीब को भूखा नहीं रहने देंगे, उन्होंने ऐसा का सोचा था. ठीक है. नेक्स्ट इज बच्चा द कंजर्वेटिव्स. यू नो हु वर द कंजर्वेटिव्स? सो कंजर्वेटिव्स नाम से आपको पता लग गया होगा. अपोज टू लिबरल्स एंड रेडिकल. अब ये महात्मा तो रेडिकल्स और हाँ तो कौन थे कॉन्जर्वेटिव्स? कॉन्जर्वेटिव्स वो थे बच्चा जो ये तो ऐसे महात्मा थे कंजर्वेटिव्स जो रेडिकल्स, जो रेडिकल्स हैं और ये जो क्या कहते हैं उसको, जो लिबरल्स हैं और रेडिकल्स हैं, इन दोनों के ही अपोजिट थे ये कंजर्वेटिव्स. ओके, चलिए आगे देखते हैं. ओके, अर्लियर दे वर अगेंस्ट द चेंजेस. कि ये तो ऐसा चाहते थे. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या था कि जो ये जो अर्लियर है ना, मतलब कि पहले जब रेडिकल्स और लिबरल्स थे, ये इन्होंने तो स्टार्टिंग से ही जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था तो इन्होंने सोच ही लिया था कि ऐसा हम हमारे रशिया में भी करेंगे. दे वांना ड्रीम्ड फॉर रशियन रिवोल्यूशन ऑल्सो. और बट ये पहले जो कंजर्वेटिव्स थे ना, ये इन्होंने पहले सोचा था. इन्होंने तो पहले सोचा भी नहीं था कि हम किसी, ये तो पहले ये चाहते थे कि बदलाव आए ही ना. ओके, और बाय द 19th century realized that some changes are necessary but the past should also be respected. यानी कि जो बीत गया उसका कोई अपमान ना करें कि वो तो बेकार था, हमारा पास्ट बहुत बेकार था. नहीं, उसको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए. और 19th century आते आते इनको अकल आ ही गई. कैसे? अब इन्होंने समझा कि कितना ज़रूरी है चेंजेस लाना. लेकिन फिर भी जिस तरह से इसने अब देखो, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स. अब ये लिबरल्स थे, ये रेडिकल्स एंड दिस कंजर्वेटिव्स. तो इन तीनों में क्या क्या चेंजेस. देखो, अब जो लिबरल्स थे, इनके लास्ट के जो हमने देखे थे 2, और
हाँ, तो अब क्या है बच्चा, इसमें जब हमने लास्ट में देखा तो क्या हुआ, दे डोंट वांट द चेंजेस फॉर वुमेन्स बट दे वांट, इनका तो अपना अलग ही था। इसको तो तुम्हें समझो कि ये अलग अलग समझ लो इसको, ठीक है, क्योंकि अभी इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो दे डोंट वांट, दे डिडंट बिलीव इन द यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड दे डोंट वांट वोट फॉर वुमेन एंड द पुअर मेंस, प्रॉपर्टी लेस मेंस, ठीक है। और रेडिकल्स क्या थी, लेकिन दोनों में एक चीज़ सेम है, व्हाट, दैट दे वांट इंस्टेंट, व्हाट इंस्टेंट, चेंजेस, इनको चेंजेस चाहिए थे, वो भी इंस्टेंट, तुरंत। लेकिन कंजर्वेटिव वो तो इन दोनों से ही अलग था। कैसे, क्योंकि ये तो दोनों को ही अपोजिट करता था कि ये तो इनकी बात मानते नहीं थे, सुनता ही नहीं था। और इसमें क्या है, इनको चाहिए था चेंज। पहले तो इनको चाहिए, बोलते थे कि चेंजेस की कोई ज़रूरत नहीं, बदलाव है, जैसा किसी बदलाव की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे बढ़िया है भाई, चलो। और 19th सेंचुरी आते आते इनको अकल आ ही गई आखिरकार कि चेंजेस बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन वो कहते थे कि हमारा जो प्राचीन काल बचा गया है, हमारा जो पास्ट गया है, हमें उसे भूलना नहीं चाहिए एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट। और पर ये क्या चाहते थे, दे डोंट वांट द इंस्टेंट चेंजेस, दे वांट अ स्लोली स्लोली, धीरे धीरे करके चेंज आए, बहुत धीरे धीरे, यू नो। नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस। ओके, इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंजेस देख लेते हैं बच्चों एक बार। तो इसमें क्या आएगा, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, या सो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या है बच्चा, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रंस टू फैक्ट्री। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपने सुना होगा, ये इसमें आता है, रशियन रिवोल्यूशन में। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब लेके आया गया तो इससे क्या हुआ, जो मेंस थे, वुमेन्स थी और जो चिल्ड्रंस थे, ये सभी फैक्ट्री में आ गए, यानी कि इनको चाहिए था काम, दे वांट टू वर्क। तो ब्रॉट मेंस वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस सभी को फैक्ट्रीज में ले आए, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में। नेक्स्ट होता है वर्क आवर्स वर लॉन्ग, यानी कि काम तो पूरे दिन करो, 24 घंटा काम करो और वेजेस बहुत कम। अब वेजेस में भी एक डिफरेंस था कि जो मेंस थे उन्हें तो मिलती, उन्हें तब भी कम मिलती थी, मिलती कम ही थी, लेकिन जितनी औरतों को मिलती थी उससे तो ज़्यादा ही मिलती थी, यानी कि जितनी मैन को मिलेगी, चलो इसको समझ लो, इसको 20 रुपये मिलता है एक दिन का, तो औरतों को कितना मिलेगा, 5 रुपया कम कर देंगे, 15 मिलेगा, लेकिन काम वो उतना ही करेंगे, चाहे ज़्यादा भी कर दे तब भी मिलेगा तो कम ही, यानी कि जेंडर डिफरेंस था। ओके, नेक्स्ट आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन, यानी कि अब तो बेरोज़गारी बहुत कॉमन हो गई थी, जैसे हमारे इंडिया में है अभी। तो आपको क्या लगता है, रशिया में कभी ऐसा बुरा टाइम आया नहीं? रशियन रिवोल्यूशन के बाद सब चेंज हो गया, लेकिन उससे पहले जो बुरी हालत थी ना, वो आप हमारे इंडिया की भी नहीं हुई, इतनी बुरी हालत थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही मालूम सी बात हो गई थी, यानी कि हर तीसरे आदमी में से एक आदमी अनएम्प्लॉयड था, ठीक है। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स, अब घर बनाना और सैनिटेशन वगैरह, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। अगर सैनिटेशन नहीं होगा, घर नहीं होगा लोगों के पास, तो वो काम क्या खाक करेंगे। नेक्स्ट इज लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च्ड फॉर द सॉल्यूशन। अब जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे, अब कंजर्वेटिव्स कहाँ गए? कहाँ गए भाई तुम कंजर्वेटिव्स? तो ये तो चाहते थे धीरे धीरे चेंजेस, इसलिए इन्होंने कोई हरकत करना ही छोड़ दिया। ये तो चाहते ही नहीं थे, ऐसे समझ लो, ये चाहते ही नहीं थे कोई चेंज आए,
और आए भी तो एकदम धीरे धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे, दे सर्च्ड फॉर सॉल्यूशन। इन सभी प्रॉब्लम्स को उन्होंने देखा, समझा और इसके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढने की सोची, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सो दे वांटेड एजुकेटेड वर्क फोर्स टू डेवलप इकोनॉमी। वो क्या चाहते थे कि हमें एजुकेटेड लोग चाहिए, वर्क फोर्स चाहिए एक जो एजुकेटेड हो, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी होगी वो बढ़ेगी। नेक्स्ट इज बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज। तो ये क्या करते थे, ये बिलीव करते थे कि इनकी वैल्यू है, इंडिविजुअल का, एक अकेले आदमी की भी बहुत वैल्यू है, उसके काम की बहुत वैल्यू है, एक लेबर की बहुत वैल्यू है, ठीक है। ये उनकी वैल्यू को समझते थे। देन नेक्स्ट इज सम नेशनलिस्ट, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड वांटेड टू ओवरथ्रो मोनार्की। कुछ नेशनलिस्ट भी थे, उनके बारे में हम आगे जानेंगे। लिबरल्स आपको पता है, रेडिकल्स आपको पता है। तो ये जो कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स, इन तीनों की वजह से ही रशियन रेवोल्यूशन आया। और इन्होंने क्या किया, सबसे पहले मोनार्की को धक्के मार के निकाला रशिया से, ओके। सो मोनार्की तो थी किसकी और कौन था राजा, लेट अस चेक। सबसे पहले देख लेते हैं कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म आया कैसे, देखते हैं। सोशलिस्ट सिस्टम क्या था वहाँ का। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो सोशलिस्ट थे, यानी कि जो सोशलिज्म यूरोप में लाना चाहते थे, उनका क्या था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की ना हो, जैसे कि हमारे पूर्वजों को दी गई है। तो वो क्या चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो भी उसका रूलर है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो उनके पास एक्स्ट्रा है, उसको अपने कब्जे में ले, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर रहे वो। उसके बाद जो गरीब है उनमें बांट दे। नेक्स्ट इज सोसाइटी एज अ होल कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी एंड मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। यानी कि सोसाइटी वॉज एज अ होल कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी, हाँ, तो क्या चाहते थे कि कंट्रोल हो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, और अटेंशन दी जाए कि लोगों को कितने वेजेस मिल रहे हैं, बहुत कम वेजेस पे उनको ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, इस चीज़ पे वो इस चीज़ को अपोज करते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज अ सिस्टम और सोसाइटी इन विच मेंस ऑफ प्रोडक्शन वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। एक सिस्टम है और अ सोसाइटी, और सोसाइटी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सोशलिस्ट सिस्टम क्या था, एक ऐसी सोसाइटी थी या फिर एक सिस्टम समझ लीजिए जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। जो स्टेट थी उसका जो भी प्रोडक्शन होता था वो उसके ही अंडर में आएगा, स्टेट के, ठीक है, उसके कंट्रोल में रहेगा। सो लेट्स मूव सोशलिज्म। सोशलिज्म की क्या है वो डेफिनेशन, क्या होती है सोशलिज्म की, इक्वल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो सोशलिज्म क्या मतलब होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ अ रिसोर्स। नेक्स्ट इज रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन सोशलिज्म। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। सो क्या रोल था इनका कोऑपरेटिव्स का सोशलिज्म में, देखते हैं। सोशलिस्ट हैड अ डिफरेंट विजन ऑफ फ्यूचर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या था, सोशलिस्ट हैड अ डिफरेंट विजन ऑफ, ओके, तो इसमें क्या था, सोशलिस्ट हैड अ डिफरेंट विजन ऑफ फ्यूचर। तो सोशलिस्ट क्या क्या कोई अलग ही जो भविष्य था उसका। सो सोशलिस्ट हैड अ डिफरेंट विजन ऑफ फ्यूचर in which they think of the future with a different vision, okay, इनका दृष्टिकोण
बिल्कुल अलग था फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट इज रॉबर्ट आउन। रॉबर्ट आउन कौन था? ये नाम बच्चा आपको याद करने, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट आउन कौन थे? wanted to build a cooperative community called न्यू हार्मनी। न्यू हार्मनी नाम से यूएसए में वो क्या बनवाना चाहते थे? एक कोऑपरेटिव जो मदद करेगी कम्युनिटी, रशिया को हेल्प करने के लिए यूएसए में रॉबर्ट आउन ने न्यू हार्मनी नाम की कोऑपरेटिव कम्युनिटी निकाली, ओके, बनाई। नेक्स्ट इज जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। So Robert Owen wanted to build a cooperative community. हो गया। Next is others think cooperatives could not be built on a wide scale. पर कुछ ऐसे सोचते थे, मतलब सोचते थे कि कोऑपरेटिव जो थे नहीं बनाए नहीं जा सकते एक बड़ी स्केल में, यानी कि बड़ी तादाद में नहीं बनाए जा सकते। इन फ्रांस लुइस बियांक, ये नाम बच्चा आपको याद रखने पड़ेंगे। लुइस बियांक, ओके, रॉबर्ट आउन, लुइस बियांक, फ्रांस का। wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist। क्या चाहते थे? इन फ्रांस लुइस बियांक wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises, okay। Let's move to the role of thinkers। ये हमने देखा था cooperatives, अब हम देखेंगे रोल ऑफ थिंकर्स। तो थिंकर्स में रशिया में सबसे पहला और मोस्ट ऐसा समझो जो कार्ल मार्क्स थे, इनको आज भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है हिस्ट्री में, ओके। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन। तो ये इस आदमी का नाम ज़िंदगी में कभी ना भूलियो, ओके। नेक्स्ट इज दे इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ पीपल। तो कार्ल मार्क्स को पता क्या कहा जाता है? उसकी एक थ्योरी थी सोशलिज्म, कैपिटलिज्म। ये वाली थ्योरी थी और इसको कार्ल मार्क्स ने दिया था। ये रशिया का एक फिलोसोफर था। तो इसकी जो थ्योरी थी, इसने बहुत से लोगों के दिमाग को बहुत इन्फ्लुएंस किया, यानी कि बहुत अच्छा प्रभाव डाला जो कार्ल मार्क्स के प्रति प्रभावित हुआ। नेक्स्ट इज कार्ल मार्क्स एंड फ्रीडरिच एंजल्स एडिड अदर आइडियाज़। और दोनों ने मिलके और भी कई सारे आइडियाज़ इसमें ऐड किए। नेक्स्ट इज they felt that the capitalists earn profit and that is due to workers। तो उन्हें क्या लगता था कि जो कैपिटलिस्ट में जो प्रॉफिट आ रहा है, कैपिटलिस्ट तभी आ सकता है रशिया में वर्करों की वजह से ही हमें कैपिटलिस्ट होगा। डेट कैपिटलिस्ट से बहुत फ़ायदा होगा, और ये किसकी वजह से हो रहा है? वर्कर्स की वजह से। नेक्स्ट इज वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये थिंकर्स की सोच थे कि वर्कर्स को क्या करना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए? कैपिटलिज्म को हटा देना चाहिए एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी हटाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बिलीव्ड वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहाँ पे चेंजेस आए, ठीक है। वो उसमें विश्वास रखते थे कि वर्कर्स ऐसी एक कम्युनिटी सोसाइटी बनाएं जो रेडिकली सोशलिस्ट हो। नेक्स्ट इज अ कम्युनिस्ट सोसाइटी इज़ द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। एक कम्युनिस्ट वो ये सोचते थे कि जो
कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी वो एक नेचुरल सोसाइटी होगी भविष्य की। ओके, सो ये था रोल ऑफ द कोऑपरेटिव्स इन सोशलिज्म, रोल ऑफ थिंकर्स। ठीक है बच्चा, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। या फॉर्मेशन ऑफ सोशलिस्ट पार्टीज, तो इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई ये भी जान लेते हैं। सोशलिस्ट पार्टीज की कैसे फॉर्मेशन हुई बच्चा? देयर वॉज सपोर्ट फॉर सोशलिज्म थ्रू आउट यूरोप विद एन इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड सेकेंड इंटरनेशनल, ये उसका नाम था। देयर वॉज सपोर्ट फॉर सोशलिज्म थ्रू आउट यूरोप विद एन इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड, तो सोशलिज्म के लिए अब यूरोप में एक सपोर्ट था। क्या था वो सपोर्ट? एक इंटरनेशनल बॉडी का सपोर्ट, जिसे कहते हैं हम सेकंड इंटरनेशनल। ठीक है, ये नाम था उसका। नेक्स्ट इज वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशंस फॉर बेटर लिविंग, तो वर्कर्स जो इंग्लैंड और जर्मनी में थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने शुरुआत की क्या करने की? एसोसिएशन बनाने की, जिसकी वजह से वो एक अच्छी लाइफ जी सके। नेक्स्ट इज डिमांडेड रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, उन्होंने क्या डिमांड किया? या तो वेजेस बढ़ाओ या फिर वर्किंग आवर्स कम करो। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, सोशलिस्ट ने क्या किया? सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियन जो व्यापार वगैरह करते थे उन्होंने क्या किया? लेबर पार्टी, एक लेबर पार्टी कहाँ भेज दी? ब्रिटेन में। नहीं, लेबर पार्टी जो थी लेबर पार्टी बनाई जिसमें लेबर्स थे, और इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, ये आया है। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट्स नेवर सक्सीड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप, लेकिन फिर भी 1914 तक, यानी कि उसके बाद तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो जो 1914 तक सोशलिस्ट जो थे जिन्होंने बहुत मेहनत की थी वो कभी सक्सेस नहीं हो पाए। 1914 तक कभी सक्सेस नहीं हो पाए एक गवर्नमेंट बनाने में उनकी खुद की यूरोप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। या तो अब ये देख लेते हैं बच्चा, ये कुछ फैक्टर्स मैंने बनाए हैं इसमें। इकोनॉमिक कंडीशंस, social conditions, political conditions, obsessed nationalist and dissatisfaction among non-Russians, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल थे रिवॉल्यूशन में, रशियन रिवॉल्यूशन के। नेक्स्ट इज द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ जार, यहाँ पे जो जार की स्पेलिंग है बच्चों आप इसको ये भी लिख सकते हैं। जार का मतलब क्या होता है? द किंग, राजा। रशिया में इस लैंग्वेज में ऐसे लिखता है। ठीक है, ओके, सो यहाँ की सोशल कंडीशन को देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक कंडीशन भी और पॉलिटिकल कंडीशन, तीनों को हम अलग तरीके से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑटोक्रेट्स रूल ऑफ जार, यानी कि डायनेस्टिक रूल जो चल रहा था उसे कहते हैं। ठीक है, ऑटोक्रेट। नेक्स्ट इज अपोज नेशनलिस्ट एंड डिससैटिस्फैक्शन अमंग नॉन रशियन, यानी कि जो रशिया के नहीं थे उनके अंदर जो भाव बढ़ रहा था डिससेटिस्फैक्शन की, वो खुश नहीं थे राजा से, जार से। नेक्स्ट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी बहुत बुरा हुआ। ठीक है, ये भी देखते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट इज द रशिया रूसो जापानीज वॉर, आपने जापान को कभी देखा है? उसमें आपने जापान को कभी देखा है वहाँ पे वर्ल्ड मैप पे? उसमें देखना जापान कितना छोटा सा कंट्री है और रशिया के बराबर तो वो कभी है ही नहीं। यानी कि कोई अगर जापान और रशिया के बारे में ऐसे, चलो मान लीजिए रशिया और जापान के बीच में वॉर हुई, तो आप ये बता दीजिए, साइज देखेंगे सबसे पहले, पावर देखेंगे सबसे पहले, तो आप बताइए रशिया और जापान के अंदर अगर कोई वॉर होती है, लड़ाई होती है, तो कौन जीतेगा? ये है जापान, छोटा सा, दिस इज रशिया, इतना बड़ा रशिया, इतू सा जापान, बताओ भाई कौन जीतेगा?
जापान। ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि रशिया जीतेगा क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है तो फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, बट नॉट मैरी है। जापान तो यूएस को भी हरा चुका है। रशिया क्या चीज़ है, ठीक है। तो जो रूसो जापानीज़ वॉर हुई थी ये भी एक तरीके था कि लोग तंग आ गए थे इससे ज़ार से, क्योंकि ये संभाल नहीं सकता हमें, इतने सारे हमारे आर्मी मैंस मरवा दिए इसने। तो ये भी एक फैक्टर था जो रिस्पॉन्सिबल था रशियन रिवॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट इज़ द रोल ऑफ थिंकर्स एंड फिलोसोफर। इनका भी एक बड़ा रोल था क्योंकि इन्होंने जो आइडियाज़ अपने अपने डेमोक्रेसी लाने के आइडियाज़ जो भरे थे दिमाग में लोगों के, वो अब काम करने शुरू हो गए थे, ठीक है। अपोज नेशनलिस्ट, ये पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देख रहे हैं ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ द ज़ार। So next is this students, the autocratic rule of the ज़ार। अब बताइए ज़ार का मीनिंग मैंने आपको बताया कि राजा, यानी कि जब रशिया में मोनार्की थी तो जो लास्ट रूलर था वही था रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम। मोनार्की जब हटी तो उसका लास्ट रूलर था ज़ार निकोलस सेकंड। इसका नाम याद रखना, लास्ट मोनार्च था रशिया का, ओके। तो इसका एक ऑटोक्रेटिक रूल है दैट इज़ द ज़ार का। तो ये जो राजा था निकोलस सेकंड वॉज एन इनएफिशिएंट एंड शॉर्ट साइटेड मैन, यानी कि ये बहुत ही छोटी सोच रखता था। फार साइटेड का मतलब कि बहुत आगे की सोचने वाला, ज़्यादा सोचने वाला, बड़ा दृष्टिकोण रखने वाला, और ये छोटी सोच वाला, ओके। नेक्स्ट इज डोमिनेटेड बाय हिज वाइफ अलेक्जेंड्रा। तो ज़रीना, इसको राजा को कहेंगे हम ज़ार और रानी को कहेंगे ज़रीना, ठीक है, रशियन लैंग्वेज में। नेक्स्ट इज ही वॉज डोमिनेटेड बाय हिज वाइफ, यानी कि उसकी वाइफ भी पोषण करती थी, उसका नाम था ज़रीना अलेक्जेंड्रा। शी वॉज फ्रॉम जर्मन, और इसलिए लोग उससे चिढ़ते थे, ठीक है। और एक और फैक्टर है जो उसमें नहीं है बच्चा, दैट इज़ ही वॉज डोमिनेटेड बाय हिज वाइफ अलेक्जेंड्रा। तो बिकॉज अलेक्जेंड्रा का एक तरीके से आप समझते हैं एक तरीके से उसका अफेयर चल रहा था, आई मीन उसके साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप में थी वो। एक मॉन्क था, किसके साथ, एक मॉन्क था जिसका नाम था रासपुतिन। इस आदमी का नाम भूल ना जाना, रासपुतिन ही वॉज एन मॉन्क, और इसके साथ इसका कुछ रिलेशनशिप था। बस ज़ार इसकी फैमिली में बस एक ही फ्रेंडशिप थी, बस फ्रेंड था ज़ार निकोलस का ये, ठीक है। नेक्स्ट इज ही वॉज डोमिनेटेड बाय हिज वाइफ, उसकी वाइफ भी काफ़ी प्रॉब्लम बन रही थी उसके लिए। नेक्स्ट इज रिलीजियस इंटॉलरेंस, कि ये रिलीजियस में भी बहुत इंटॉलरेंट कर रहा था, कि जो मैंने आपको बताया कि जो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी, ये जो रिलीजन था इसके अलावा बाकी सारे रिलीजन्स को इसने बैन कर रखा था। बताओ ऐसे कोई करता है, हद होती है। नेक्स्ट इज हैड नो कंसर्न, जस्ट अ सेकेंड, हैड नो कंसर्न विद एडमिनिस्ट्रेशन और द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। ना तो उसको कोई अकल, ऐसा नहीं कह सकते हम, हाँ मतलब उसे कोई कंसर्न भी नहीं करता था ठीक तरह से कि कैसे राजभार संभालना है, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना है, किस तरह से वेलफेयर चलाया जाता है सब्जेक्ट में, हाँ बट नहीं। चलो नेक्स्ट, अब आ गया फ्लो चार्ट। नाउ लेट अस टेक अबाउट दिस। सो जो सोशल कंडीशंस थी वो क्या थी, ओके स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली चीज़ यहीं आ गई है, जब तो सोशल कंडीशन जो थी, रशियन सोसाइटी वॉज स्टिल फ्यूडलिस्ट,
यानी कि बहुत ही फ्यूडल्स थे वहाँ पे। नेक्स्ट इज द सोशल डिस्पैरिटी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दो चीज़ आती है, द नॉन प्रिविलेज क्लास और द प्रिविलेज में कौन आते थे, राजा वगैरह और जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। और नॉन प्रिविलेज में बेचारे पुअर्स और फार्मर्स आते थे, वर्कर्स आते थे जो पुराने, जिनको बहुत कम वेजेस मिलते थे, फार्मर्स जिनको खेती करने के पैसे भी नहीं मिलते थे। नेक्स्ट इज इनको कोई राइट नहीं मिलते थे। दूसरी चीज़, जो नॉन प्रिविलेज थे उनको कोई राइट्स नहीं थे, किसी भी चीज़ का राइट नहीं था उनको, डेमोक्रेसी नहीं तो राइट कैसे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज हैड टू बियर ऑल द अथॉरिटीज़ ऑफ द प्रिविलेज्ड क्लास, जो प्रिविलेज्ड क्लास थी उसकी सारी अथॉरिटीज़ को उसने मानना पड़ता था ज़बरदस्ती। नेक्स्ट इज ऑल प्रॉस्पेरियस एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल, यानी कि प्रभावित करने वाले लोग यहाँ पे रहते थे, बहुत ही अमीर, ठीक है। हैड ऑल पॉलिटिकल एंड अदर राइट्स, सारे के सारे राइट इनके हाथों में रख दिए, ठीक है। और इन बेचारों को खाली हाथ भेज दिया। नेक्स्ट चलिए, चलो ये भी देख लेते हैं, द इकोनॉमिक कंडीशन। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया ना, कहाँ थे हम। हाँ, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, हम एक वीडियो में इसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। टाइम कितना भी लगे एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे। सो जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। हाँ, तो हमने क्या देखा था इसमें, तीसरे में ऑटोक्रेटिक रूल देख लिया हमने, और देख अब ये तीनों हम पढ़ रहे हैं अब, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशंस आ गई ना, चलो देखते हैं अब। ऑटोक्रेटिक रूल हो गया, सोशल कंडीशंस आ गई, सबसे पहले वाला सोशल कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक कंडीशन, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन हो गई, उसके बाद पॉलिटिकल कंडीशन भी देखेंगे, ठीक है। चलो अब इकोनॉमिक कंडीशन देख लेते हैं एक बार। कंडीशंस ऑफ द फार्मर्स की कितनी बुरी हालत थी वो देख लेते हैं एक बार। ओके, सो लेट्स मूव, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। तो क्या कंडीशंस थी फार्मर्स की। कंडीशन ऑफ द फार्मर वाज पैथेटिक, यानी बहुत बुरी कंडीशन। हैड टू वर्क सेवरल आवर्स, कितने कितने घंटे उनको काम करना पड़ता था, पूरे 24 घंटे, कोई इतनी देर काम कर भी नहीं सकता। और 85% रशियंस वर एग्रीकल्चरिस्ट, यानी कि जो पूरी 100% जो उसकी थी ना, जो पॉपुलेशन थी रशिया की, हमारे इंडिया में भी 85 नहीं, इतना नहीं, 60% तो सब फार्मर्स ही हमारे इंडिया में, सब खेती से जुड़े हुए लोग हैं। रशिया में भी पहले 85% रशियंस एग्रीकल्चरिस्ट थे, सब एग्रीकल्चर से अपना पेट पालते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्कशॉप वर्किंग आवर्स 15, ठीक है। फैक्ट्रीज वर्किंग आवर्स 10 to 12, ठीक है। वर्कशॉप में काम करने के वर्किंग आवर्स कितने थे, 15, ठीक है। और जो फैक्ट्रीज में काम करेंगे उनके 10 से 12 घंटे तक, ठीक है। वर्कर्स डिवाइडेड इन द सोशल ग्रुप्स, वर्कर्स को भी सोशल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। मैन को तो चलो कम दिए ही जाते थे, वुमेन्स को मैन से भी कम दिए जाते थे। 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर्स वुमेन थी, 31% थी वहाँ पे वुमेन्स, लेकिन फिर भी इनको कम दिए जाते थे पैसे। ये वर्कर्स की कंडीशन बता रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट डिवीज़न अमंग अदर वर्कर्स शोन इन ड्रेस एंड मैनर्स, अब इनके बीच में भी भेदभाव होता था वर्कर्स के बीच में। कैसे, क्योंकि इनके कपड़े वगैरह, किसी को तो कपड़े देते भी नहीं थे। पता है कहाँ सोना पड़ता था, बंकर्स के अंदर, जब कितनी भीड़ होती है। इट वॉज़ वेरी पुअर कंडीशन। और कैसे बर्ताव किया जाता था, बहुत भेदभाव किया जाता था वर्कर्स के साथ, इतनी बुरी हालत थी।
नेक्स्ट इज सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशंस टू हेल्प द फाइनेंशियल हार्डशिप्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन. कुछ वर्कर्स ने क्या किया, एसोसिएशंस बनाए टू हेल्प द फाइनेंशियल हार्डशिप एंड अनएम्प्लॉयड सिचुएशंस, यानी कि बेरोजगारी के टाइम और भुखमरी के टाइम उन्होंने पैसे दे के फाइनेंशियल हेल्प की. कुछ वर्कर्स ने जो पैसे वाले थे. ओके, नेक्स्ट इज अगला देखते हैं बच्चा. या सो यहाँ पे क्या हुआ है, स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री का क्या स्टेटस था, इंडस्ट्री में इतनी बुरी हालत थी कि आप सोच नहीं सकते. इंडस्ट्री फाउंड इन पॉकेट्स, इंडस्ट्री पॉकेट्स में मिलती थी. कैसे? क्योंकि पैसों के हिसाब से सब कुछ चलता था. नेक्स्ट इज एरिया कहाँ थे इसके, सेंट पीटर्स एंड मॉस्को. बस दो जगह पे ही वो थी, क्या कहते हैं इसको, वो थी जहाँ पे इंडस्ट्री बनी थी वो जगह थी. नेक्स्ट इज लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलॉन्ग साइड क्राफ्ट वर्कर्स वर्कशॉप. जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी वो एग्जिस्टेड अलॉन्ग साइड क्राफ्ट वर्कर्स, जो वो क्राफ्ट वर्कर्स को रखती थी, क्राफ्ट वर्कशॉप्स चलाती थी. ठीक है. नेक्स्ट इज जस्ट अ सेकेंड. या हाँ, बाय 1890s रेलवे नेटवर्क एक्सटेंडेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज. 1890s आते आते रेलवे का नेटवर्क बड़ा होता चला गया. टाइम टू टाइम सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती रहती है. ठीक है. तो बढ़ता चला गया फॉरेन में भी, और वो फॉरेन में जो इन्वेस्टमेंट की थी वो भी बढ़ गई. नेक्स्ट इज कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड. तो क्या हुआ, जो कोल का प्रोडक्शन करता था रशिया वो भी डबल हो गया, और आयरन एंड स्टील का भी आउटपुट बहुत ज़्यादा मिलने लगा. चलो, नेक्स्ट इज स्टेटस ऑफ नोबल्स इन कंट्री साइड. जो नोबल्स थे यानी कि कंट्री साइड के जो नोबल्स थे वो लोग, उनके बारे में देखते हैं बच्चा. सो सबसे पहले तो जस्ट अ सेकेंड. तो पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड. तो जो पीजेंट्स थे वो कल्टिवेट करते थे लैंड्स को, कई सारे लैंड तो. बट नोबिलिटी एंड चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज. जो नोबिलिटी और चर्च वाले लोग थे, जैसे बिल्कुल फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ था ना. ठीक है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ था, नोबिलिटी और चर्च को सारे प्रिविलेजेस मिलते थे. ठीक है, तो वैसा ही हो रहा था. तो इनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, ज़्यादा लैंड्स थे. अगला है नोबिलिटी गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार. नोबिलिटी को कहाँ से पैसे और पावर मिलती थी क्योंकि वो जार की सर्विस करते थे, जार के लिए काम करते थे. नेक्स्ट इज पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ नोबल्स टू बी गिवन टू देम. पीजेंट्स क्या चाहते थे कि उनको नोबल्स के लैंड मिले, कुछ तो लैंड मिले ताकि वो कल्टीवेट कर पाए, तभी तो कल्टीवेट करेंगे, बिना लैंड के क्या कल्टीवेट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज रशियन पीजेंट्स पुल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली अकॉर्डिंग टू देयर नीड. सो जो पीजेंट्स थे उन्होंने अपना लैंड पीरियडिकली अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स उनके हिसाब से ले लिया. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ सोशलिज्म इन यूरोप, इन रशिया. यूरोप में तो थोड़ा बहुत था. सबसे पहले रशिया को देख लेते हैं हम. फर्स्ट वन इज रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी. दिस वाज अ पार्टी स्टूडेंट्स, रशियन सोसाइटी सोशल डेमोक्रेटिक एंड वर्कर्स पार्टी. कब फाउंड हुई थी? 1898. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो मस्ट रीड. ठीक है. बट ऑपरेटेड एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन. क्या कर रखा था ज़ार ने ऐसा कर रखा था कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी ऑर्गेनाइज करेगा डैट इज़ बैन की हुई थी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़. फिर भी इलीगली तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, ये पार्टी चल रही थी. नेक्स्ट इज सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट रशिया पीजेंट्स आर नेचुरल सोशलिस्ट. कुछ रशियन सोशलिस्ट ये समझते थे, ये सोचते थे, इनको लगता था कि रशियन पीजेंट्स जो है वो नेचुरल सोशलिस्ट है, जो सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं. नेक्स्ट इज सोशलिस्ट फॉर्म्ड
नेक्स्ट इज सो पीजेंट्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन, तो उन्होंने सोचा कि जो पीजेंट्स हैं वो एक फोर्स बनेगी हमारे लिए रेवोल्यूशन की। नेक्स्ट इज सोसाइटीज़ फॉर्म्ड सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। अब इसके बाद क्या हुआ, सोशलिस्ट ने क्या किया, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी बना दी, इस नाम से सोशलिस्ट रिवोल्यूशन पार्टी थी 1990 में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5, स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड डिमांडेड लैंड फ्रॉम नोबल्स टू बी शिफ्टेड टू पीजेंट्स। यानी कि उनकी डिमांड थी कि पीजेंट्स की डिमांड थी कि जो नोबल्स के पास जो ज़मीन है वो पीजेंट्स को मिले, वो चाहते थे कि इट शुड बी शिफ्टेड। ठीक है, नेक्स्ट इज लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स आइदर वर रिच और वर्कड एज लेबर। पीजेंट्स या तो लेबर्स हो सकते हैं या फिर वर्क कर रहे होंगे लेबर की तरह, या फिर वो रिच हो सकते हैं। सो दे कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। लेनिन को ऐसा लगता था कि ये सोशलिस्ट मूवमेंट का कोई पार्ट हो ही नहीं सकते, नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द पार्टी डिवाइडेड ओवर स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो स्ट्रेटजी चलाई जाती थी ऑर्गेनाइजेशन की, वो पार्टी ने इस तरह से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट इज लेनिन फेल्ट दैट द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड। यानी कि लेनिन को ऐसा लगता था कि पार्टी को डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी तो समझ में आया कुछ। नेक्स्ट इज अदर्स लाइक मेंशेविक्स फेल्ट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। ठीक है, तो मेंशेविक क्या सोचते थे कि जो पार्टी है वो सबके लिए ओपन होनी चाहिए, सिर्फ लेबर्स के नहीं। ठीक है,